हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, सपोज करें एक शख्स बहुत नेक है और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ ये कितना नेक है। आप मुझे कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा नेक है, या आप कहेंगे सर ये बिल्कुल भी नेक नहीं है या कम नेक है। लेकिन मैं बताऊं कि भाई मुझे एग्जैक्ट बताओ वो कितना नेक है। अब आप ये थोड़ी ना कहेंगे सर ये 3.56 नेक, या सर ये तो बहुत नेक है 9.87। ऐसे थोड़ी ना आंसर देंगे। इसका मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो फिर फिजिक्स में तो उनको पढ़ने का फायदा ही नहीं। फिजिक्स में हम वो चीजें पढ़ेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हो, तो उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। जिनको मेजर किया जा सके उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दीवार का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लेंथ, मैस, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी की सारी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और एक को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेस क्वांटिटी क्या है। समटाइम्स कोई क्वांटिटी इतनी सिंपल होती है कि उसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी इतनी सिंपल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अल्फाबेट ए जो है ये क्या होता है, आप कहेंगे सर बस ये ए होता है। आप इसको कुछ भी नहीं बता सकते, वो ऑलरेडी इतना सिंपल है, एक तो लेटर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल क्या है, तो आप बोलेंगे सर एप्पल एक वर्ड है जो ए पी पी एल ई लेटर से मिलकर बना है। तो बड़ी चीजों को डिफाइन किया जा सकता है छोटी चीजों के टर्म में, लेकिन छोटी चीज जो बिल्कुल बेसिक हो उसको क्या डिफाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ ऐसी चीज है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं लेंथ क्या है, लेंथ। अब लेंथ दो पॉइंट के दरमियान आपने उसको डिफाइन करना है। मेजर करना तो आसान है, डिफाइन करना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लेंथ कहते हैं, तो फासला भी तो लेंथ ही है। इसका मतलब इसको डिफाइन करना मुमकिन नहीं है। तो यही इनकी डेफिनेशन है कि बेस क्वांटिटीज वो होती हैं कि विच कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of other physical quantities, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन ना कर सकें। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको बेस बनाया, वो कौन सी हैं जी? उसमें आ जाता है तीन क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेसिक समझते थे, लेंथ, टाइम और मैस। ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन वक्त के साथ साथ मजीद क्वांटिटीज भी हमें चाहिए थी, तो हमने चार मजीद क्वांटिटीज इसमें ऐड की, जिनमें लेंथ, मास, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज की मिकदार। तो देखिए हमारे पास ये वो सात क्वांटिटीज हैं जिनको हमने बेसिक कह दिया। आज के बाद हम जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो पहली बात बेस क्वांटिटी के बारे में आपने याद रखनी है कि बेस क्वांटिटीज क्या है, 7 होती है बेस क्वांटिटीज, ठीक है जी। और अगर आप देखें ये सब की सब क्वांटिटीज क्या हैं, स्केलर भी हैं। तो यहां से भी आप एक क्लू देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज जो है वो यूजुअली हम बेसिक, हमने बेस कंसीडर किया हुआ। अब जरा देखें हमारे पास डेराइव क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटीज एग्जांपल पहले देता हूं और फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा। स्पीड के बारे में आप लोग पढ़े हुए, स्पीड का
फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है जी, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। सो स्पीड तो हुआ डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं, और टाइम तो आपको मालूम है। अब हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ एक बेस क्वांटिटी थी। टाइम क्या है, टाइम भी तो एक बेस क्वांटिटी थी। और देखो हमने दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड किया तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई स्पीड। लेकिन दो बेस को डिवाइड करने पर ये जो नई क्वांटिटी आई है ये इनसे मिलकर बनी है, ये बेस नहीं है, ये इनसे डिराइव हुई है, इसे बोलेंगे ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फिर यहीं से डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाती है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनकी डेफिनेशन दूसरों पर बेस करती हो। जैसे कि स्पीड की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं, उसकी डेफिनेशन में दो बेस क्वांटिटीज आ रही हैं। तो फिर जो पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है, विच कैन नॉट, बस नॉट को हटा दें, तो विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो है जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो ये तो हो गई डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन। अब डिराइव क्वांटिटीज में क्या आ जाता है, अभी एग्जांपल के तौर पर मैं दो तीन लिख देता हूं। उसमें स्पीड है, उसमें फोर्स है, उसमें एक्सेलरेशन है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं ये दूसरों से मिलकर बनी, इन्हें हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी बात, डिराइव क्वांटिटीज अनलिमिटेड होती हैं। ये हर रोज नई नई क्वांटिटीज डिस्कवर हो रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं। तो इनमें बेस तो सिर्फ 7 थी, लेकिन डिराइव क्वांटिटीज बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अब जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज। स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट कैसे करनी है बेस क्वांटिटी की, मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी। सिंपल आप लोगों ने बताना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स आपको चाहिए अगर आप किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो है वो चूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है, आपने इस बेस क्वांटिटी को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। तो उसको मेजर करने के लिए मिसाल के तौर पर हम मरकरी चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे थर्मोमीटर्स में मरकरी होता है, क्योंकि मरकरी में कुछ ऐसी जबरदस्त बातें जो बाकी लिक्विड्स में नहीं है। तो हमें चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। और दूसरी बात क्या है, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। अब ये प्रोसीजर कैसे कंपेयर करना है फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड के साथ, कैसे फिजिकल क्वांटिटी प्रोसीजर इसका पूरा लिखेंगे आप, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड। अब जरा देखें इसमें क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने मैस मेजर करना है, जैसे आपने उसके लिए वो किलो का एक बाट जो है जिसे हम कहते हैं वेट जो है वो आप लोगों ने बना लिया, लेकिन क्या जब तक तराजू नहीं होगा आप उसको मेजर कर सकेंगे? कभी भी नहीं मेजर कर सकेंगे। तो इसका मतलब हमने मेजर कर लिया कि ये स्टैंडर्ड हमारा है कि ये अब 1 किलो है, लेकिन हमने उसके बाद क्या करना है, उसको मेजर करने के लिए बाकी चीजों को उसके साथ जो है ना हमने कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। जैसे हम तराजू होगा तो फिर करेंगे, तो हम वो पूरा प्रोसीजर भी बनाएंगे। अब जरा देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपने स्टैंडर्ड चूज करना है, उसमें भी 2 खास बातें होनी चाहिए। तो व्हाट इज एन आइडियल स्टैंडर्ड? एक अच्छा स्टैंडर्ड जो होगा उसमें 2 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 है कि एक आइडियल स्टैंडर्ड जो है इट शुड बी असेसिबल। असेसिबल क्या है?
कि हर एक की पहुंच में हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूरेनियम को किसी भी चीज में स्टैंडर्ड रख दूं, क्या हर मुल्क में यूरेनियम निकल सकता है? तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लोहे का बाट बनाऊं कि मैं ये अब 1 किलो है, तो वो तो सारी दुनिया के पास लोहा है, तो वो हर एक के एक्सेस में है। तो एक स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो सबकी पहुंच में हो, एक्सेसिबल। नंबर 2, जो स्टैंडर्ड है वो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि आज के बाद 1 इंच जो है वो इतना हिस्सा है अंगूठा, अब ये एक्सेसिबल तो है, हर बंदे के पास अंगूठा है, समझो हर बंदे के पास स्टैंडर्ड है, मगर क्या है कि हर बंदे के अंगूठे की लंबाई डिफरेंट है। तो ये एक्सेसिबल तो बहुत हुआ, लेकिन ये हर बंदे का इंच फिट डिफरेंट होगा, तो हम ये अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये इनवेरिएबल नहीं है, ये तो वेरिएबल है, हर बंदे के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो ये है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी और आइडियल स्टैंडर्ड की बातें। अब जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये सारी बातें मैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं, ताकि थ्योरी के साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी हो। एक फिजिकल क्वांटिटी में बेटा 2 चीजें आएंगी, याद रखिएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी में पहली चीज आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे आप दूसरे अल्फाज में मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज आएगी फिजिकल क्वांटिटी में, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। तो ये 2 चीजें, तो इसका मतलब व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी में कितनी चीजें होती हैं, तो आप बोलेंगे इट पोजेस्ड a numerical value, यानी कि it possessed some magnitude and it possessed a unit। ये बात याद रखिएगा कि यूनिट और मैग्नीट्यूड आपस में रिलेटेड होते हैं, इवन के एक दूसरे को फर्क भी डाल सकते हैं। याद रखिएगा यूनिट और मैग्नीट्यूड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले तो मैं बताता हूं कि भाई यूनिट और ये दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरी हाइट है 6, अब मैंने आपको 6 जो बताया है वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इज गिवन। लेकिन आप पूछेंगे सर 6 क्या 6 किलोमीटर तो नहीं है हाइट आपकी, या आपकी 6 फीट है, तो मैंने यूनिट जब तक नहीं बताऊंगा आपको पता नहीं चलेगा कि सर की हाइट कितनी है। इसका मतलब विदाउट यूनिट you are not able to convey the full meaning of the sentence। अब जरा देखिए नेक्स्ट चीज हमारे पास, अगर मैं आपको कहूं कि मेरी हाइट डैश फीट है, अब मैंने यूनिट बता दिया, अब यूनिट तो बता दिया लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बताया, अभी भी आपको नहीं बात पता चल रही सही तरह से कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तीसरी बात जरा देखिएगा, अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट है 6 लीटर्स, अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, हालांकि मैग्नीट्यूड है, हालांकि यूनिट भी मौजूद है, लेकिन क्या मीनिंग कन्वे हुआ, हरगिज नहीं। इसका मतलब ना सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट होना चाहिए, बल्कि यूनिट एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, मुनासिब भी होना चाहिए। मतलब क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का ही होना चाहिए। अगर मास की बात करें तो केजी होना चाहिए, अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबिक मीटर या डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 बातें हो गई कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ यूनिट भी। अब मैं बात कर रहा था कि यूनिट और मैग्नीट्यूड का रिलेशन ऑपोजिट है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं कहता हूं मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, जरा चेक करो, यूनिट चेक करो और साथ मैग्नीट्यूड देखो 3 है। अगर कोई कहता है सर मीटर में बताएं, अब मैं मीटर में बताऊंगा तो मैं कहूंगा मैंने 3000 मीटर ट्रेवल किया। जैसे ही मैं छोटे यूनिट पर आया, मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। तो ये मैं कह रहा हूं कि यूनिट और मैग्नीट्यूड का इनवर्स रिलेशन है। अगर आप छोटे यूनिट में बात करें तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बनेगा, अगर आप बड़े यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड थोड़ा बनेगा। अब जरा देखते हैं, यूनिट तो हमने पढ़ लिया कि यूनिट जरूरी है, लेकिन फिर यूनिट्स किस तरह के होने चाहिए। आइए जरा देखते हैं कि यूनिट्स को किस तरह से मेजर करते हैं और हमारे पास क्या क्या यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो आइए स्टूडेंट अब जरा डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होता है।
यूनिट के बारे में 2-3 वर्ड्स आपने याद रखना है कि यूनिट डेफिनेट, फिक्स, स्टैंडर्ड होता है जो कि आप चूज कर लेते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ये बेस क्वांटिटीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है मैंने पहले से लिखी हुई है। अब जरा देखते हैं इनके यूनिट्स क्या होंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे हमने लेंथ मेजर करनी है तो हम कोई भी यूनिट डिसाइड कर सकते हैं और फिर सारी ट्रेडिंग उस यूनिट में होगी। अब पुराने जमाने में एक यूनिट चलता था ब्रिटिश में जिसे हम कहते थे इंपीरियल यूनिट। इंपीरियल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किंग्स जो थे, बादशाह जो थे, उनकी सल्तनत में, उनकी एम्पायर में चलता था। एक और नाम इसको इंग्लिश यूनिट कहते हैं क्योंकि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश पीपल है, उनको हम इंग्लिश भी कहते हैं, तो इस वजह से इसको इंग्लिश यूनिट कहते थे। ये यूनिट क्या थे ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो यूनिट की अहमियत का, ताकि तो हम उसको एक दफा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि जो इंच था, 1 इंच आपने सुना होगा, ये इंपीरियल यूनिट है। इंच एक इंपीरियल यूनिट है, फुट एक इंपीरियल यूनिट है और यार्ड भी एक इंपीरियल यूनिट है, और ये सारे यूनिट्स लेंथ के हैं। अब जरा देखें इंच की डेफिनेशन क्या थी। इंच की डेफिनेशन थी कि किसी भी शख्स जो है उसके जो उंगली है उसका इतना पोर्शन जो है वो 1 इंच है। अब ये तो हर बंदे का डिफरेंट होगा, इसका मतलब ये तो अच्छा यूनिट नहीं है। इसी तरह अगर आप फुट देखें तो किसी भी शख्स के, एडल्ट पर्सन के जो पांव की लंबाई है, फुट की लंबाई, उसे हम 1 फीट कहते हैं। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसी तरह यार्ड की जब हम बात करें तो किसी शख्स के एक पूरे बाजू की जो लंबाई होती है इसे हम यार्ड कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन यूनिट से हम लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग में। मिसाल के तौर पर अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूं, मैं गज के हिसाब से, यार्ड के हिसाब से कपड़ा बेचूं, तो मैं वहां एक छोटा बच्चा जो है वो दुकान पर खड़ा कर दूं, उसके बाजू की लंबाई छोटी होगी जब, तो वो जितना भी कपड़ा बेचेगा उसमें से उसका कपड़ा बचेगा। तो लोग चाहते थे कि एक ऐसा यूनिट हो जो हर जगह एप्लीकेबल हो, तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आए जिन्हें हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बेस यूनिट्स क्या हैं। तो व्हाट आर बेस यूनिट्स? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है बेस यूनिट्स क्या होंगे, बेस क्वांटिटीज। ये जो 7 हैं इनके यूनिट्स जो बनेंगे उन्हें हम बेस यूनिट्स कहेंगे। तो यहां से इसकी डेफिनेशन है कि यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या थी याद, जिनकी डेफिनेशन दूसरी क्वांटिटीज पर नहीं हो सकती। तो फिर हम बेस यूनिट्स के बारे में भी यही कहेंगे कि दे कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। अब जरा देखिए, लेंथ का यूनिट बताना है। लेंथ का यूनिट तो इंच भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, यार्ड भी हो सकता है, लेकिन वो सारे यूनिट्स पुराने थे, वो मना कर दिए गए कि वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। अब ऐसा स्टैंडर्ड आएगा जो पूरी दुनिया में राइज हो जाएगा, और वो स्टैंडर्ड है लेंथ का मीटर। यानी आज के बाद लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर होगा, जिसका सिंबल हम एम लिखेंगे। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड, जिसे हम एस कहेंगे। मैस का स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी है, टेम्परेचर फॉरेनहाइट में भी है, लेकिन टेम्परेचर का यूनिट जो हमने यहां पर लेना है वो है केल्विन, और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है, जिसे साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पर ए। लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, जिसे हम CD कहते हैं, कैंडल लाइट का सिंबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, केमिस्ट्री में आप लोगों ने इसको बड़ा पढ़ा होगा, मोल यूनिट है, और इसका सिंबल है MOL, यानी इसको लिखेंगे इस तरह से। अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज क्योंकि 7 थी, तो बेस यूनिट्स भी कितने होंगे याद रखिएगा, बेस यूनिट्स भी 7 होते हैं।
आपको मजे की बात बताऊं कि पूरी दुनिया में 3 मुमालिक ऐसे हैं जिन्होंने बेस यूनिट्स अपनाने से इनकार कर दिया और वो अभी भी इंच, फुट और यार्ड में कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आप कहीं पर भी जाएं, अगर आप में से कोई भी बच्चा यूएसए गया हो तो उसने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जितने भी साइंस आपको नजर आएंगे वो किलोमीटर्स में नहीं होंगे, वो माइल्स में होंगे। और किलोमीटर पाकिस्तान में आपको हर जगह नजर आता है, मोटरवे के ऊपर भी किलोमीटर लिखा है, क्योंकि ऐसा यूनिट अडॉप्ट करनी है। जबकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है और इसमें म्यांमार और लाइबेरिया ये 3 मुमालिक हैं जिन्होंने अभी तक एसआई यूनिट एक्सेप्ट नहीं किए। वो अभी भी इंच, यार्ड और फीट और माइल्स, फरलॉन्ग इन्हीं चीजों को चला रहे हैं, इंपीरियल यूनिट्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर देखिए किसी के साथ प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन खाली मीटर है किलोमीटर नहीं है, सेकंड है किलो सेकंड नहीं है, इसी तरह एम्पेयर है किलो एम्पेयर्स नहीं है। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं मास की तो इसमें किलोग्राम है, ये क्या बात हुई, किलो कहां से आ गया जबकि बाकियों में तो नहीं है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बेटा ये है कि जब हमने ये एसआई यूनिट्स दिए तो हमने कोशिश की कि ऐसे यूनिट्स होने चाहिए जो इंसान यानी ह्यूमन स्केल के करीब हो। और आप देखें ह्यूमन स्केल के करीब मीटर, आपकी हाइट भी मीटर्स में होती है। आम शख्स जो है उसकी हाइट जो है